series. In this series, we are going to cover 80% of our UPSC Polity Prelims syllabus through 20% PYQs. This is episode 15, in which we are going to discuss the most favorite topic of the polity subject, which is parliament. So आज हम पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. वो घड़ी आ गई है, बहुत दिनों से इसका वेट कर रहे थे, पार्लियामेंट कब शुरू होगा. सो पार्लियामेंट चैप्टर शुरू हो गया है. इस चैप्टर के अंदर इसको मैंने तीन मेजर टॉपिक्स के अंदर इस पार्ट को रखा है, जिसमें हम सबसे पहले प्रेसिडेंट या कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करेंगे. उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे देखेंगे. मैं आपको डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन दिखाऊंगा एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड. उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फेज में आएंगे, जिसमें हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स से रिलेटेड तीन क्वेश्चन देखेंगे पार्लियामेंट के. तो ये तीन मेजर टॉपिक रहेंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में. बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है. सो फटाफट अपने कॉपी पेन लेके और दिमाग को पूरा खोल के शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन. सो सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इज स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेटेड है. द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. President shall not be a member of either house of the parliament. The parliament shall consist of president and the two houses. ध्यान से समझना इसकी बात. ये 1997 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन फाउंडेशन बनेगा फर्दर आगे के क्वेश्चन के लिए. पहली बात कह रहा है कि प्रेसिडेंट शेल नॉट बी द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता. ये बात बिल्कुल सही है. कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आर्टिकल 59 में एग्जैक्टली बात लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट शेल नॉट बी द पार्ट ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. देखो, मेंबर नहीं होंगे. वहीं पे पार्ट की बात आएगी. देखो, दो वर्ड है यहां पे, एक तो मेंबर है, ठीक है, और एक है पार्ट. तो प्रेसिडेंट पार्ट होंगे, प्रेसिडेंट पार्ट होंगे पार्लियामेंट की. ये बात बिल्कुल सही है. प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट मेंबर होंगे पार्लियामेंट की, ये बात गलत है. ये बात याद रखना. सो पार्लियामेंट शेल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस. यस, ये बिल्कुल सही बात है. बट वो क्या मेंबर होंगे? नो, मेंबर नहीं होंगे. ये बात बिल्कुल सही है. आंसर होगा बी ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2. ये क्वेश्चन वही है एक्सेप्शन कैटेगरी के अंदर कि जहां पे दो स्टेटमेंट दिए पॉलिटी में और दोनों ही सही है. ये बात बिल्कुल मेंबर एंड पार्ट आपको दिमाग में रखनी है. मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ा देता हूं कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ. Article 59 of the Constitution explicitly states the President shall not be a member of either House of the Parliament or House of the Legislature of any state. If member of either House of the Parliament or House of the Legislature of any state be elected as a President, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon the office of the President. ये बात याद रखना. आर्टिकल 59 में ये स्टेटमेंट 1 वाला जो है उसके लिए ये बात दी गई है. इसकी बात हम आगे अभी एक दो क्वेश्चन और देखते हैं. उसके बाद मैं आर्टिकल 79 आपको रीड करके दिखाऊंगा. ये आर्टिकल 79 में क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली. आई होप आपने ये बात समझ ली होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन दी राज्यसभा. राज्यसभा में यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंट नहीं होती. क्या ये बात सही है या फिर गलत? देखते हैं. इट इज विद इन द प्रीव्यू ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, टू एजुकेट इलेक्शन डिस्प्यूट्स. ठीक है. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली. अब देखो, मैं तीनों स्टेटमेंट में एग्जामिनर माइंडसेट बताता हूं कि एग्जामिनर कहां कहां पे ट्वीक कर सकता है. देखो, पहला स्टेटमेंट, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड, तो नॉट उन्होंने अपने मन से डाल दिया हो. यूनियन टेरिटरी रिप्रेजेंट हो सकती है. इट इज विद इन द प्रीव्यू ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, शायद इनके प्रीव्यू में ना हो, किसी और के प्रीव्यू में हो, यहां पे चेंज हो सकता है. आपको ये आइडेंटिफाई जरूर करना है कि कहां पे चेंज हो सकता है. जब तक ये चीज दिमाग में नहीं आएगी तब तक आप क्वेश्चन को सोच नहीं सकते कि हमें सोचना कहां पे है. ये बात समझ आ रही है? हमें हर एक स्टेटमेंट के अंदर कुछ ही पर्टिकुलर वर्ड्स के ऊपर सोचना है, जहां पे हम हमारा नॉलेज और दिमाग लगाएंगे. ये बात समझ आ रही है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी एक सोचने वाली चीज है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है जो भी हम बात कर रहे हैं. दूसरा, ओनली वाला, यहाँ पे क्या सिर्फ राज्यसभा एंड लोकसभा कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. ये तीन बातों पे हमें ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. नॉट का तो आंसर गलत है. राज्यसभा के अंदर यूनियन टेरिटरी प्रेजेंट होती है, तो ये तो बिल्कुल गलत है.
चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी गलत है, यहां भी ट्वीक किया है, यहां पे आएगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इलेक्शन डिस्प्यूट्स देखते हैं आपके बोथ एमपीज एंड एमएलएज, ये बात याद रखना, ठीक है। एमपी एंड एमएलए के इलेक्शन डिस्प्यूट्स हाई कोर्ट देखता है, ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये बात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन का इलेक्शन काम करवाना है, इलेक्शन डिस्प्यूट्स ये एक ट्राइब्यूनल का काम है, मतलब एक जुडिशियल बात है यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे हाई कोर्ट का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसकी अपील आपको मिलेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बात सही है, पार्लियामेंट के बारे में दिया हुआ है कि पार्लियामेंट का कॉम्पोजिशन क्या है, बट ये नहीं कहा कि लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि अभी हमने देखा कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, तीन चीजों से। ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, सो आंसर होगा नन, इस क्वेश्चन का आंसर। आपको बस ये ध्यान देना है कि कहां पे एग्जामिनर ट्वीक कर सकता है, उसको क्वेश्चन को गलत बनाना है, और आपका काम है उस गलत को पकड़ना, बस इतना दिमाग में रखिए बात। वो जानबूझ के कोई ना कोई स्टेटमेंट, क्योंकि उनके पास राइट इंफॉर्मेशन है, एग्जामिनर के पास राइट इंफॉर्मेशन है, उसको उसको ट्वीक करनी है। he or she wants to tweak that particular right information, and you have to identify कि कहां पे ट्वीक किया है। अगर वो करना सीख गए, ये धीरे धीरे होगा, मैं नहीं कह रहा कि इट्स ओवरनाइट फिनोमिना, एक दिन में आपको ये सब चीजें सपने आने लग जाएंगे। ये स्किल है, स्किल धीरे 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 जैसे जैसे पीवाईक्यूज करोगे आपके अंदर ये चीज डेवलप होती रहेगी, और आई होप आपको काफी चीजें, 15 एपिसोड है ये, आपको 15 एपिसोड में काफी ज्यादा चीजें सीखने को मिली होगी। देखो मैं प्योरली यहाँ पे ट्रिक्स की बातें नहीं कर रहा, आपको पता है ये बात, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले या बहुत सारे लोग सिर्फ ट्रिक्स की बात करते हैं, ये ऐसा ऐसा है। देखो नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है ना, ट्रिक्स के भरोसे आप प्रीलिम्स तो निकाल लोगे, लेकिन आपके अंदर अगर सब्सटेंशियल नॉलेज ही नहीं है तो मेंस में क्या करोगे, आप इंटरव्यू में बैठ के जवाब कैसे दोगे। आपको नॉलेज तो चाहिएगा ही चाहिएगा, ये बात याद रखो। कैसे भाग सकते हो नॉलेज से, भाग ही नहीं सकते, वो तो शॉर्टकट वाली बात है। जिन लोगों को वो स्टडी ब्लॉग्स और वो सब देख देख के तैयारी करनी है, उन लोगों के लिए वो बड़ा फैसिनेटिंग है, ट्रिक्स के भरोसे। ट्रिक्स के भरोसे निकाल लोगे प्रीलिम्स, मैं नहीं कह रहा कि नहीं निकालोगे, निकाल लोगे, लेकिन आगे भी तो तुम्हें मेंस भी तो देना है। सपना सिर्फ प्रीलिम्स है तो फिर ठीक है, वो कर सकते हो, लेकिन बात समझो, आपको नॉलेज भी उतनी ही जरूरी है, यहाँ पे नॉलेज काम आएगी। ट्रिक से इतना है कि हाँ भाई यहाँ गलती हो सकती है, बट एग्जैक्टली आंसर क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। सो इस तरीके से आपको बहुत ही कॉन्शियसली एक ऑफिसर की तरह सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, दीज आर सम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज विच आर रिप्रेजेंटेड इन दी राज्यसभा, ठीक है। और अदर्स यूटीज, व्हाई दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड, बिकॉज ड्यू टू देयर स्मॉल पॉपुलेशन। क्लियर। सेकंड स्टेटमेंट, all doubts and dispute related to election of parliament and state legislature are educated in the respective high courts. Appeals lie to the Supreme Court. Disputes related to election of president, vice president are dealt exclusively by the Supreme Court. अगर यहीं पे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए, उनके डिस्प्यूट्स की, तो डायरेक्ट सीधा एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन का रोल इतना ही है, टू कंडक्ट इलेक्शन, नॉट एजुकेट द डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम देम, ये बात याद रखना। अब मैं इसी की बात कर रहा था, आर्टिकल 79। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्रेसिडेंट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। सो पार्ट अलग है और मेंबर अलग है, ये बात याद रखना। ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट ही इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एक छोटे से वर्ड से यूपीएससी क्वेश्चन फ्यूचर में गलत कर सकता है। चलिए आइए, मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन, ये 1995 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। Who among the following have the right to vote in the election to the both Lok Sabha and Rajya Sabha? राज्यसभा एंड लोकसभा के दोनों में उसके पास राइट टू वोट है, इसमें से कौन सा वो इंसान है, जानो। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर, लोअर हाउस मतलब लोकसभा। इलेक्टेड मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा का मेंबर, या जो इलेक्टेड मेंबर है उसके पास, क्या वो लोकसभा के इलेक्शन में पार्ट ले सकता है, क्या वोट कर सकता है लोकसभा के अंदर, सोचो, ठीक है। क्या वो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में कर सकता है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर मतलब आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या वो इलेक्टेड मेंबर वहां का होता है जो लोकसभा राज्यसभा दोनों में वोट कर सकता है। या इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर,
चलिए देखते हैं, समझते हैं बात को कि कैसे इसको किया जा सकता है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ये राज्यसभा के इलेक्शन में कैसे पार्ट ले सकता है, ये समझो। राज्यसभा में तो इसका कोई रोल नहीं है, ये तो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का इलेक्टेड मेंबर है, ये राज्यसभा के अंदर कैसे चूज करेगा, तो ये तो नहीं होगा। और सेम वही अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा का है, वो लोकसभा के इलेक्शन में कैसे करेगा। ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन में चलो फिर भी मतलब अपर हाउस का इलेक्टेड मेंबर कैसे करेगा, ये सोचो बात। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट राज्यसभा का मेंबर, क्या वो राइट टू वोट है इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, ये सोचो। फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इसके पास तो कोई वैसे भी नहीं है। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, दिस इज द राइट आंसर। क्यों, इस पे क्यों समझो। स्टेट लेजिस्लेचर वाला ही आपका राज्यसभा का इलेक्शन कौन कैसे होता है, राज्यसभा के मेंबर इलेक्टेड होते हैं थ्रू इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर, और स्टेट लेजिस्लेचर के लोग ही लोकसभा, आम सिटीजन भी तो है, एक आम आदमी भी है, तो एज अ सिटीजन भी लोकसभा के इलेक्शन में आपके एमपीज को चूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपनी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। ये बात समझना, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा अभी भी आपको डाउट रहा होगा, इसको तसल्ली से समझना। ये देखो ये रहा, वोट इन द राज्यसभा इलेक्शन आर्टिकल 80, ऑल्सो वोट इन द लोकसभा इलेक्शन एज अ सिटीजन आर्टिकल 326। ये सब स्टेटमेंट गलत है। जैसे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा डू नॉट वोट इन द राज्यसभा इलेक्शन, राज्यसभा मेंबर आर नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव कंट्री एमएलसी डू नॉट वोट इन द राज्यसभा इलेक्शन। समझ आ रही है। अब इसको थोड़ा और तसल्ली से समझते हैं, आपको मुझे लगता है अभी भी थोड़ा डाउट है, इसको समझो, अब समझो। अगर मैं लोकसभा के इलेक्शन की वोटिंग की बात करूं स्टेट लेजिस्लेचर की, तो उनकी एज है 18 अबव, ठीक है, हुआ रजिस्टर्ड वोटर एंड राइट टू वोट इन द जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, दिस इंक्लूड्स इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन देयर कैपेसिटी एज अ ऑर्डिनरी सिटीजन रजिस्टर्ड वोट इन देयर रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूंसी, तो दे आर एलिजिबल टू वोट इन द लोकसभा इलेक्शन। इस बात को समझो, दे एज अ सिटीजन दे आर वोटिंग फॉर द लोकसभा इलेक्शन। एंड हाउ दे आर वोट फॉर द राज्यसभा इलेक्शन, इनडायरेक्टली। Rajya Sabha members are elected indirectly by the elected members of state legislative assembly, lower house of the state legislature, through system of proportional representation by means of single transferable vote। बहुत अच्छा क्वेश्चन, फिर से रिपीट होने के चांसेस है, नहीं तो एज अ एक स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन फ्यूचर में बन सकता है। अब थोड़ा सा जान लो लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं। लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, आर्टिकल 80 एंड 326 फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होता है। वोटर्स कौन होते हैं, सिटीजन होते हैं, बैलेट सीक्रेट होता है, रिप्रेजेंटेशन पीपल करते हैं। राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, आर्टिकल 80 में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इलेक्टेड एमएलएस यहाँ के वोटर्स होते हैं, अभी हमने बात की, ओपन बैलेट एंड स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। ओनली राज्यसभा नॉट लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में मैं ये बताता हूं, ये 2003 के रेफरेंस में क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन आज के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है, बट इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उससे वापस यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा। देखो कुछ क्वेश्चन जो मुझे खुद को इंपॉर्टेंट नहीं लगे ना पुराने, वो मैंने अपने आप हटा दिए। ठीक है, बट ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि इसके स्टेटमेंट्स काफी अच्छे हैं, जो आगे फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा। बिकॉज आज की डेट में इसमें फैक्चुअली तो गलत है ये, इसके कुछ स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा, बट फिर भी ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उससे हमें इसके एक्सप्लेनेशन से काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी, तो उसके लिए मैंने स्टेटमेंट को, इस पूरे क्वेश्चन को रखा है। सो ओनली द राज्यसभा एंड नॉट द लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड मेंबर। 2003 के पर्सपेक्टिव से तो ये स्टेटमेंट गलत था, लेकिन आज के स्टेटमेंट, आज के पर्सपेक्टिव से ये स्टेटमेंट सही है। राज्यसभा के अंदर ही नॉमिनेटेड मेंबर है, लोकसभा में कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। नॉट लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड मेंबर आज की डेट में नहीं है। 2019 के बाद दो लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते थे, वो भी हटा दिए गए हैं। सो अब लोकसभा के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते, तो आज की डेट में तो ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, बट 2003 के हिसाब से स्टेटमेंट गलत था। ठीक है, there is only constitutional provision for the nominating two members belonging to the Anglo-Indian community to the Rajya Sabha। ये राज्यसभा में कह रहे हैं, ये तो
लोकसभा की बात थी, ये भी पुरानी बात है। 2003 के अंदर 2 मेंबर आपके लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते थे, उसको राज्यसभा के साथ स्वैप करके उसने स्टेटमेंट बनाया। तो स्वैपिंग करता है, लोकसभा की इंफॉर्मेशन को राज्यसभा में करेगा, राज्यसभा की इंफॉर्मेशन लोकसभा में करेगा। तो बहुत ही अटेंशन के साथ पढ़ना है कि ये स्टेटमेंट, ये नॉलेज कहां पे सेट बैठेगी। देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार फॉर द नॉमिनेटेड मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज अ यूनियन मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात है, देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है, एक नॉमिनेटेड मेंबर भी यूनियन मिनिस्टर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो भी एक नॉमिनेटेड मेंबर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहलाता है, वो भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक यूनियन मिनिस्टर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपका नॉमिनेटेड मेंबर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये बात याद रखना। ना उनकी सैलरी में कोई दिक्कत है, ना कोई उनके पेंशन में कोई डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस नाम में डिफरेंस है, इलेक्टेड है और नॉमिनेटेड है। बट बोथ आर एमपी, सो एनी एमपी कैन बिकम अ यूनियन मिनिस्टर, नो इश्यू एट ऑल। A nominated member can have vote in both presidential and vice presidential election. प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो देख ही लिया, वहां तो नॉमिनेटेड मेंबर में को घुसने ही नहीं देते। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर तो नॉमिनेटेड मेंबर है ही नहीं, तो कैसे कह ले कि नॉमिनेटेड मेंबर कैन बोथ है इन प्रेसिडेंशियल। जब भी ये दिया हो ना कि कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बोथ इसमें भी है और इसमें भी है, तो समझना दाल में काला है। मतलब कोई भी चीज को फ्लो फ्लो के अंदर सही करवा रहा है एग्जामिनर, कि नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट में भी है, वाइस प्रेसिडेंट में है, वाइस प्रेसिडेंट में है, मैं मानता हूं, प्रेसिडेंट में नहीं है, यहां गलत है। तो इस क्वेश्चन में आज की डेट में अगर ये 2000 आप 25 26 27 की बात करें, तो ये क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट ए और सी दोनों सही है। ठीक है, बट अगर 2003 की पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्वेश्चन का आंसर है सी, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार फॉर द नॉमिनेटेड मेंबर। अब इनके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ना, काफी अच्छा समझ आएगा। The Constitution does not prevent a nominated member of Parliament for becoming a union minister. Article 75 of Indian Constitution states that minister who is not a member of Parliament for any period of 6 consecutive months shall cease to be a minister. A nominated member is a member of Parliament, thus eligible for the ministerial position. इससे क्या समझ आया? ये आगे फिर भी यूपीएससी फिर क्वेश्चन पूछता है, ये स्टेटमेंट बार बार यूज किया गया है। एक इंसान जो आपका मिनिस्टर बना, ठीक है, अभी 6 महीने, अभी जस्ट नया नया बना, बट वो अभी भी उसने फ्लोर पे ये नहीं कहा कि, या ये फ्लोर पे ये टेस्ट नहीं हुआ कि वो मिनिस्टर है। उसके पास 6 महीने का टाइम है कि वो मिनिस्टर बन सकता है। अगर 6 महीने से ज्यादा अगर वो नहीं बन पाता तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। समझ आ रही है बात? उससे पहले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive मंथ, तब जाके वो मिनिस्टर नहीं बनेगा। बट 6 महीने के अंदर अंदर अगर उसने प्रूव कर दिया कि वो उसके पास मेजोरिटी है, सो वो एक मिनिस्टर बन सकता है। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, आगे फ्यूचर के लिए भी याद रखनी है। क्लियर? अदर स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, this statement was incorrect. Even 2003, the year question was asked as Article 331. Constitution then provided for nomination of 2 members of Anglo-Indian community to the Lok Sabha by the President. This provision has since been discontinued आपके 104 Constitutional Amendment Act 2019, but at the time of question the statement was factually incorrect. Clear? So the provision of nominating 2 members from Anglo-Indian community was for the Lok Sabha, not the Rajya Sabha. The Rajya Sabha has a 12-member nominated by the President for their expertise in the field like art, science, literature and social services. ठीक है, and nominated member can vote in the vice presidential election but not part in the electoral college for the presidential election. ये सब हमने बात कर ली है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है यहां से, राज्यसभा के अंदर 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ऑन द बेस ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। मेरा आपसे सवाल है, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो उनका राज्यसभा है, मतलब उनका अपर हाउस है, उनका अपर हाउस कौन सा है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। वहां पे भी नॉमिनेटेड मेंबर है, जो गवर्नर नॉमिनेट करता है, नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक है, तो उनके बेसिस क्या है? ठीक है, तो आप मुझे वो बेसिस बताएंगे जो इन बेसिस से डिफरेंट है, वो मेरे को आप बेसिस जरूर बताएंगे, तब आपको बहुत माइन्यूट डिफरेंस पता चलेगा कि उनके बेसिस में भी डिफरेंस है। राज्यसभा के अंदर नॉमिनेशन में बेसिस अलग है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बेसिस में डिफरेंस है। वो डिफरेंट क्या है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं बहुत माइन्यूट क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आगे कहीं आने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो इसीलिए मैं पूछता हूं, तो प्लीज आप इन क्वेश्चन को किया करें। ठीक है,
तो ये था हमारा एक पार्ट आज के डिस्कशन का। सेकंड पार्ट पे आते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट है, डिस्क्वालिफिकेशन एंड एंटी डिफेक्शन। डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन, ये टॉपिक क्यों मैंने इसमें डाला वो भी बताता हूँ। अभी हमने बात की कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कैसे कंपोज होता है, भाई प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, वो हमने बात की, उस टाइप के क्वेश्चन हमने देखे। डिस्क्वालिफिकेशन 10 शेड्यूल में भी मैं डिस्कस कर सकता था, लेकिन यहां पे करने का कारण इसलिए बिकॉज मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट की मेंबरशिप के अंदर क्या डिस्क्वालीफाई हो सकता है, मतलब एक एमपी कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, दोनों अलग अलग है, आज मैं वो भी आपको डिस्कस करूंगा, उसमें समझ आएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1, 10 शेड्यूल में आपको पता है एंटी डिफेक्शन, वहां पे मैंने डिस्कस नहीं किया, तो मैंने पार्लियामेंट में डिस्कस कर रहा हूं। With reference to anti-defection law in India, consider the following statement. The law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months for being appointed to the house. मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि एक नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर, एक ऐसा लेजिस्लेटर जो नॉमिनेटेड है, कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। भाई ये तो गड़बड़ है। नॉमिनेटेड मेंबर जैसे आपके रेखा नॉमिनेटेड मेंबर रही हैं, सचिन तेंदुलकर आपके नॉमिनेटेड मेंबर रहे हैं, तो अगर 6 महीने के अंदर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, वो डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड नहीं है। अगर 6 महीने के बाद होते हैं तो दिक्कत है। तो यहाँ पे विद इन नहीं, ये बात, ये वर्ड गलत है। कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ, नहीं कर सकते हैं, विद इन 6 मंथ तो कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। ये है बेसिक। यहाँ पे देखो यूपीएससी थोड़ा सा ट्वीक करता है, जो चीज हमें जाननी होती है वहीं पे यूपीएससी ट्वीक करता है। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। ये बात तो बिल्कुल सही कह दी, लॉ ने कोई टाइम फ्रेम दिया ही नहीं है, यही तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है, यही तो सबसे बड़ा इशू है। टाइम फ्रेम ही दे देता तो फिर क्या ही हो जाता। ठीक है, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन द विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। क्लियर, तो ये बिल्कुल सही है। तो ओनली टू ओनली इज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पे दो में से एक स्टेटमेंट सही है और एक गलत है, बाकी तो आप समझदार है मैं जो कहना चाहता हूँ। क्लियर है, तो यूपीएससी ने खेला कहाँ पे, ये विद इन में खेला। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये वर्ड जरूर लग रहे थे हमें, एक्सट्रीम, एनी, नॉट, बट देखो पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में एग्जैक्ट ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ये बात याद रखना, क्योंकि लॉ है, प्रोविजंस है, वहां पे हो सकता है। तो वहां पे ये एनी वैनी देख के काट मत देना प्लीज, ये फालतू बकवास ट्रिक्स मत लगाना। ठीक है, पॉलिटी को नॉलेज से टैकल करो और लॉजिक से टैकल करो, कभी भी नहीं फंसोगे, हमेशा आपके मार्क्स 90% एक्यूरेसी के साथ रहेंगे। क्लियर है, सो टू ओनली इज द आंसर। ये देखो, statement 1 is correct. The anti-defection law 10 schedule specify that a nominated legislator can join political party within 6 months of being appointed to the house. They face disqualification only if they join party after the expiry of 6 month period. ठीक है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट क्यों है? द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, तो वही बात दी हुई है, और यही सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट डिले का कारण है। और द सुप्रीम कोर्ट हैज हाउएवर इन वेरियस जजमेंट सजेस्टेड दैट डिसीजन शुड बी मेड इन अ रीजनेबल पीरियड ऑर्डिनरली विद इन दी 3 मंथ्स। ये कहा है लेकिन इसको फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो इस पे आपको दिमाग नहीं लगाना, ये मेंस में दिमाग लगाना, मेंस में इस पे क्वेश्चन आते हैं। चलिए 2025 का क्वेश्चन देखते हैं। if any political party, if any if any question arises as whether a member of house of the people has become subject to the disqualification under 10th schedule, the president's decision in accordance with the opinion of the council of union minister shall be final। क्या कह रहे हैं? ओके, थोड़ा मैं पढ़ लूँ, मेरे तो खुद को पढ़ते पढ़ते है ना, अब क्या मेरे सामने तो क्वेश्चन है के आंसर है नहीं। ठीक है, तो आपको लगता होगा मैं खुद आपके साथ सॉल्व ही करता हूँ ये क्वेश्चन, समझो बात, मैं उस समय यही फील करता हूँ कि ये क्वेश्चन पढ़ के क्या लग रहा है, तो ऐसे रटे हुए नहीं है, प्लीज समझना। ठीक है, तो कई बार गलत भी हो जाते हैं, है ना, एक आधी बार हुए भी हैं। सो बट मैं अगर कोई गलत होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दूंगा, टेंशन मत लेना, है ना, क्योंकि मेरे पास सामने कोई आंसर नहीं है,
अब मैं आपके साथ ही इनको साथ में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सो यस, बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10 शेड्यूल, प्रेसिडेंट का डिसीजन नहीं, नहीं यहाँ गड़बड़ है, ये प्रेसिडेंट के साथ यहाँ पे चेंज किया है, नो, प्रेसिडेंट का डिसीजन नहीं है। अभी हमने देखा डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10 शेड्यूल, डिफेक्शन जो होता है जो 10 शेड्यूल के अंडर में है, उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रोल होता है, वो है डिसीजन, उनका डिसीजन इंपॉर्टेंट है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, ये बात याद रखना प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लोकसभा स्पीकर भी आ जाए तो वो भी गलत है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो सकता है, राज्यसभा के चेयरमैन के पास भी उतनी पावर है स्पीकर के पास है, ये बात याद रखना, क्लियर। सो 10 शेड्यूल में प्रेसिडेंट का रोल नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। देर इज नो मेंशन ऑफ वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑफ इंडिया, ये क्या बात हुई, पॉलिटिकल पार्टी, ओके, नो मेंशन पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नहीं नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का मेंशन है, ये गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, आंसर नाइदर वन एंड नॉट टू, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। देखो, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल अंडर 10 शेड्यूल एंड डिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ द हाउस, ठीक है, तो यहाँ पे स्पीकर लिखा गया है ऑफ द हाउस मतलब चेयरमैन, ये बात समझना, ठीक है, इसका मतलब ये मत समझना स्पीकर एंड चेयरमैन होगा, थोड़ा सा गलत है, एंड देयर डिसीजन इज फाइनल एंड दो द सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ऐसा नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं है, ये कोहितो होलान केस, उसके अंदर ये कहा कि जुडिशियल रिव्यू होगा डिफेक्शन का, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। प्रेसिडेंट का रोल होता है डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 102 एंड 103, मैं आज बात करूंगा 102 103 में कौन से दिए हैं जहां पे प्रेसिडेंट का रोल है। तो देखो अब समझो, डिफेक्शन या डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, उसमें दो चीजें हो सकती है, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन दो तरीके से हो सकती है, एक होती है 10 शेड्यूल के अंडर, ठीक है, आज हम उसकी बात कर ही रहे हैं, और एक होती है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं कुछ डिस्क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 102 103 के अंदर, अगर इनसे रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो इसमें प्रेसिडेंट का रोल है, और अगर इससे ज्यादा अगर 10 शेड्यूल से रिलेटेड है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रोल है, ये बात याद रखना, ये बात बिल्कुल याद रखने वाली बात है। The term political party was not in the original Constitution of India, but explicitly added to the Constitution of India through 1985 through 52nd Constitutional Amendment Act, inserted in the 10th Schedule के अंदर ही आपको political party mention होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे political party word लिखा हुआ भी है, while outlining the grounds and process of the disqualification due to the defection, यहाँ पे political party word add हुआ है 52nd Constitutional Amendment Act, तो दोनों statement गलत है, क्लियर है। तो प्लीज ये नो मेंशन वाली स्टेटमेंट आए तो थोड़ा सा सोच के देखना, हो सकता है कई बार कुछ चीजों की नो मेंशन है, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए कि देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो यस ये बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नो कॉन्फिडेंस मोशन डायरेक्टली लिखा ही नहीं है कहीं, ठीक है, तो कुछ चीजें हैं कि वो नहीं दी हुई, तो हो सकता है ये ऐसे स्टेटमेंट भी सही हो, ठीक है, तो वो तो यूपीएससी की क्वेश्चन किससे पूछे। आइए चलो आपको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिखाते हैं, आर्टिकल 102 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये रेड कार्ड दिखाया हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन का, ठीक है, फोटो तो मैंने एकदम है ना चूज कर करके ढूंढ ढूंढ के लगाई है ना, ठीक है, तो पूरी मेहनत की हुई है यार, ऐसे नहीं है, टाइम पास नहीं किया हुआ, ठीक है, आपको ये फील होना चाहिए कि आपने हजारों पैसे लगा के ये कोर्स कर रहे हो आप, आपको ये फील होना चाहिए, आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि भैया उसने सामने मैंने टाइम पास किया, नो मैंने टाइम पास नहीं किया, मैंने तो अपनी जान पूरी लगाई है इसमें, एक एक चीज एक एक डिजाइन करने में, हर चीज का डिजाइन अलाइनमेंट मेरे लिए इसमें एक एक मेहनत है, और वही चीज है आप इसको महसूस कर सकते हैं, इस चीज को एक एक क्वेश्चन का फ्लो, एक एक चीज आपको उसी तरीके से परोसी जा रही है, ऐसे समझो, और इस परोसने में बहुत दिल से परोसा गया है, ठीक है, और बहुत साफ इंटेंशन के साथ, ठीक है। सो ये देखिए आर्टिकल 102 में क्या दिया हुआ है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, अ पर्सन शेल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज अ फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द पार्लियामेंट, पहला है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कारण, अनसाउंड माइंड के कारण, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट के कारण, और अगर वो नहीं हो सिटीजन, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये चार मेजर लिखे हुए हैं, ये बात याद रखना, आपसे यूपीएससी डायरेक्ट पूछ सकता है एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से डिस्क्वालिफिकेशन लिखे हुए हैं मेंबरशिप के ऑफ पार्लियामेंट, ये बात बिल्कुल दिमाग में रखना, वो चार देगा और फिर लिखेगा ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर,
देखो डिस्क्वालिफिकेशन आपके बहुत जगह पे दिए हुए हैं, आपके आरपीए में दिए हुए हैं, डिस्क्वालिफिकेशन के और भी एक्ट्स है वहां पे दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये 4 दिए हुए हैं। इसके साथ क्या दिया हुआ है, इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, तो इसमें भी लॉ बनाए हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में लॉ बनाए, उनमें अलग अलग डिस्क्वालिफिकेशन और लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में भी आपको अगला दिखाऊंगा तो उसमें देखना समझ आएगा आपको, एक लॉ के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद देखो ये रहा, a person shall be disqualified for being a member of either house of the parliament if he is disqualified under the 10th schedule। तो 10th शेड्यूल का भी मेंशन किया हुआ है। अब इस 10th शेड्यूल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकता है, वो भी मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा डिस्क्वालिफिकेशन। अब देखो सिर्फ 10th शेड्यूल वाला जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ में है, ये बात समझ आ रही है, बाकी ये सारा गेम प्रेसिडेंट के हाथ में है, ये बात याद रखना प्लीज। क्लियर, आई होप आपको काफी चीजें समझ आई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने लॉ की बात की थी, ये लॉ दिख रहा है आपको, एनी लॉ, एक लॉ यहाँ पे मैं मेंशन, ये 2019 का क्वेश्चन है। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts several posts from the disqualification on the ground of office of the prophet, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लिखा है, इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से इसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी पोस्ट छोड़ दी गई, एग्जेम्प्ट दे दिया गया अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉर द मिनिस्टर, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कुछ एग्जाम्पशन दिए गए हैं कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कारण डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है। द अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। अब आपको मैं एक नया कॉन्सेप्ट आज सिखाने जा रहा हूँ जिसको मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा आगे, अभी तो नहीं करूंगा, ये शायद थोड़े पॉलिटी के क्वेश्चन फिर अदर सब्जेक्ट्स में मैं बहुत यूज करूंगा, ठीक है। पॉलिटी में भी कुछ क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा कैसे ये कॉन्सेप्ट काम करता है। मुझे ये बताओ, दिस एक्ट इज अमेंडेड 5 टाइम्स, ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आपको कोई भी एक्ट कितनी बार अमेंडेड हुआ है आपको ये चीज पढ़नी चाहिए, वो चाहता है आपसे। आप यूपीएससी ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप स्टेट पीसीएस या वो एग्जाम नहीं दे रहे जहां पे एक एक डेट में फर्क होता है, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 24 जुलाई, बताओ इसमें क्या क्या हुआ। ये स्टेट पीसीएस का तरीका है, बहुत ही माइन्यूट फैक्चुअल डेटा पूछते हैं, यूपीएससी नहीं पूछता इतना माइन्यूट फैक्चुअल, वो चाहता ही नहीं है कि आपको पता हो, कि आपको इतना पता होना चाहिए कि एक्ट अमेंडेड हुआ है काफी बार, अब कितनी बार हुआ वो चाहता है क्या, ये बात। अगर वो नहीं चाहता ना तो वो ये इंफॉर्मेशन कभी गलत नहीं देगा, ये बात याद रखना। आपको कई बार ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो एग्जामिनर ये टेस्ट करना चाहता है कि वो आपको ये पता हो कि ये 5 टाइम्स हुआ है, कि 4 टाइम्स हुआ है, कि 3 टाइम्स हुआ है, कि 6 टाइम्स हुआ है, 8 टाइम्स हुआ है, ठीक है। नहीं है मतलब वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सही दी होगी, ये बात याद रखना, समझ आई बात। द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही पूरा नहीं लिखा गया भाई, उसको ही सालों लग गए, 2 साल, ठीक है, 11 महीने 18 दिन लग गए। अगर वो ये एक एक डेफिनेशन लिखने जाता तो भाई साहब 20-30 साल तो लग जाते कॉन्स्टिट्यूशन बनाते बनाते इंडिया का, ठीक है। तो इतना डिफाइन विफाइन कुछ नहीं किया हुआ, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट तो काट दो, सीधा ही आंसर आ गया 1 और 2, क्लियर। सो बहुत कम चीजें डिफाइंड कम की हुई है, तो ये कभी भी आए ना कि ये चीज प्रॉपरली डिफाइंड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत कुछ ही कुछ डिफाइंड किया हुआ है, बाकी नहीं डिफाइन किया हुआ, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ज्यादा चांसेस है स्टेटमेंट का गलत होने का, कि जब भी ऐसा दिया जाए कि वेल डिफाइंड है, नहीं है भाई, इतना टाइम नहीं था उनके पास कि वो डिफाइन करे किन चीजों को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आई होप आपको ये वाली लॉजिक समझ आएगा, इस लॉजिक की आज मैंने पहली बार कोई एपिसोड में बोला है, आगे मैं इसका बहुत जगह यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ये बहुत जगह आपको मैं पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा सिर्फ इसी एक 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 लॉजिक से, ठीक है। कि यूपीएससी एग्जामिनर क्या चाहता है हमसे, वो चाहता है कि हमें ये याद करें 5 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, नहीं चाहता कोई। सही है क्या अपना आंसर, हाँ भाई बिल्कुल सही है। कई बार तो मुझे भी डर लगता है कि भाई मैंने कोई आंसर गलत तो नहीं बता दिया, ठीक है भाई, सही है सही है। Statement 1 is correct. The Parliament Prevention Disqualification Act lists specific officer under the central and state government that do not disqualify their holders for being a member of parliament. कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में एग्जाम दिया हुआ है, उसी को एग्जांपल दिया है। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, एक्ट 5 बार ही अमेंड हुआ है,
ठीक है, 1960, 1992, 93, 2006, 2013 रटना मत प्लीज, बस समझना कि हाँ भाई स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं भी डिफाइन नहीं है, आर्टिकल जस्ट 102 के अंदर मेंशन किया हुआ है, वो मैंने आपको अभी दिखा दिया है, और इट्स मीनिंग इज इवॉल्व थ्रू द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड स्पेसिफिक लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। अब आते हैं, बात करते हैं एंटी डिफेक्शन के ऊपर ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का बता देता हूँ। देखो 3 तरीके के मेंबर हो सकते हैं, अब उन तीनों का क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन का बेसिस बनता है वो समझो। एक पार्टी मेंबर है, तो अगर वो वॉलेंटरली गिव अप कर दे अपनी पार्टी मेंबरशिप, ठीक है, वो इलेक्टेड हो और वो वॉलेंटरली गिव अप कर दे, नहीं भाई मैं तो नहीं, मतलब दाल में कुछ काला है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। सो वोट या एब्सटेन कर दे एनी पार्टी विप, तो विप ने बोला, पार्टी विप क्या होता है, एक पर्सन होता है जो मेंटेन करता है पूरे अपनी पार्टी को, ठीक है। पार्टी विप के अगेंस्ट नहीं जा सकते कोई भी पार्टी मेंबर। सो अगर वो वोट और अब्सटेन करे पार्टी विप की बात, तो वहां पे डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ठीक है। नॉट कॉन्डोन विद इन दी 15 डेज, मतलब नॉट कॉन्डोन मतलब नॉट एक्सेप्टेड, 15 दिन के अंदर अंदर उस बात को अगर नहीं माना कि भाई मैंने वो अब्सटेन किया या नहीं किया, तो वो पार्टी विप उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। अगर इंडिपेंडेंट मेंबर की बात करें तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है इफ ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन। एक इंडिपेंडेंट मान लो इलेक्शन से खड़ा हुआ कि भैया मैं तो ये पर्टिकुलर मान लो मेरा पेन सिंबल है और मैं इंडिपेंडेंट मेंबर हूं, और उसके बाद जीत गया, उसके बाद कह दे कि नहीं मैं तो इस पार्टी को पर्टिकुलर पार्टी को ज्वाइन करूंगा, नहीं, फिर वो इंडिपेंडेंट कैसे रहा? लोगों ने तो उसको बीइंग इंडिपेंडेंट मेंबर जिताया, लेकिन बाद में तो उसने, हो सकता है पैसों के लालच के अंदर दूसरी पार्टी जो लेती है, वो भी एक डिस्क्वालीफाई का ग्राउंड हो सकता है कि इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए। नॉमिनेटेड मेंबर, ये हमने अभी पढ़ा, ठीक है, एक क्वेश्चन किया था, डिस्क्वालीफाइड इफ अ जॉइंट पार्टी आफ्टर 6 मंथ ऑफ टेकिंग सीट, ठीक है, हमने बात की थी इसके बारे में, तो ये भी डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड है एंटी डिफेक्शन के अंडर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, नो डिस्क्वालिफिकेशन इफ पार्टी मर्ज विद अनदर, और 2/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी एग्री, तो इसको बोलते हैं होलसेल। होलसेल अगर आपका मर्ज हो रहा है, दो पार्टियां मिल रही है, 2/3 मेंबर ही मर्ज हो रहे हैं, जो आपको महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में देखने को मिलेगा, तो फिर वहां पे आपका डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड नहीं है। ऑथोरिटी किसकी है डिसाइड करने की? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर एंड चेयरमैन, ठीक है। और तो होलान केस में क्या कहा गया? स्पीकर डिसीजन सब्जेक्ट टू दी जुडिशियल रिव्यू, ये बात याद रखना। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थर्ड पार्ट में आते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट से यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम स्पीकर और इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला ही क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर टू स्पीक, दिस फिनोमिना इज नोन एज। एक बंदे को कहे कि भाई तुम शांत रहो, दूसरे को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलो देखो, मुझे इंटरपेलेशन का मतलब मान लो नहीं पता, तो मैं इस पर कुछ नहीं सोच सकता। क्रॉसिंग द फ्लोर ये नहीं हो सकता, क्योंकि क्रॉसिंग द फ्लोर डिफेक्शन के अंदर हम यूज करते हैं, आयाग्राम गयाराम टाइप। सो क्रॉसिंग द फ्लोर तो नहीं हो रहा इस पूरे फिनोमिना में, फ्लोर क्रॉसिंग कोई नहीं कर रहा, तो ये तो नहीं होगा, ये तो क्लियर बात है। इंटरपेलेशन का मतलब एग्जाम हॉल के अंदर सोचना आसान नहीं है, अनटिल अनलेस कि हिंदी में कुछ दिया हो और उससे कुछ अंदाजा लगाया जाए, वो एक अलग बात है। बट इंटरपेलेशन अगर मतलब एग्जैक्टली पता हो तो ठीक है, तो ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। डेकोरम की बात करें, तो डेकोरम कब यूज होता है? जब कोई बिहेवियर में चेंज किया जाए, मतलब अगर इन्होंने कोई व्यवहार गलत किया हो, बोल रहे थे, गलत शब्दों का प्रयोग किया, व्यवहार में कोई दिक्कत, बिहेवियर में दिक्कत आई, तब हम डेकोरम की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेकोरम वाली चीज भी नहीं है, बात समझ आ रही है? सो इंटरपलेशन का मुझे मतलब नहीं पता, मान लो एग्जाम हॉल के अंदर, तो मैं अभी आपको ज्ञान दे सकता हूँ इंटरपलेशन का मतलब क्या, मैंने तो पढ़ा हुआ है, ठीक है, मुझे तो आंसर भी पता है इसका, मान लो, ठीक है, मैंने तो इसको तैयार किया है, तो मुझे इसका आइडिया है। बट एग्जाम हॉल के अंदर इंटरपेलेशन का मतलब नहीं पता हो सकता, तो इसको मैं मान के चलता हूं कि ये गलत हो सकता है। बट यील्डिंग ऑफ द फ्लोर को अगर सोचे, तो समझो यील्ड ऑफ द फ्लोर का मतलब क्या है। यील्ड को हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर, क्रॉप से रिलेटेड, कि यील्ड मतलब प्रोडक्शन, मतलब प्रॉपर यील्ड होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोडक्शन होना चाहिए एज पर दी यूनिट ऑफ द ग्राउंड, जितना ग्राउंड है उसमें उतना यील्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, यही है। तो फ्लोर का यील्डिंग मतलब क्या है? कि फ्लोर का बेस्ट यूज हो। बेस्ट यूज कब होगा? जब फ्लोर के सभी मेंबर्स को बोलने का मौका दिया जाए, ये बात समझ आ रही है? यील्डिंग ऑफ द फ्लोर, अगर इस टर्म को ब्रेक करके सोचा जाए,
यील्डिंग का मतलब क्या है कि उस चीज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो फ्लोर का। फ्लोर मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का बेस्ट यूटिलाइजेशन कब होगा? जब सभी मेंबर्स बोले, स्पीकर सभी को मौका दे बोलने का, भाई तुम भी बोलो, इस साइड से भी बोलो, इस साइड से भी बोलो, दोनों साइड से बोलो, तभी यील्डिंग ऑफ द फ्लोर। तो आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुझे पता है, शायद आपने डेकोरम किया हो, ठीक है, मुझे पता है डेकोरम करने के चांसेस है, आपने सोचा हो, बट नहीं है ये, ठीक है। तो इसको समझ लो, सारे वर्ड्स फिर से रिपीट होने के चांसेस है। डेकोरम का मतलब है मेंटेनिंग प्रॉपर बिहेवियर, ठीक है। क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब है जब लेजिस्लेटर अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करे, डिफेक्शन वाली बात। इंटरपेलेशन का मतलब होता है फॉर्मल प्रोसेस ऑफ अलाउइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफिशियल अबाउट पॉलिसीज एंड एक्शन, ये इंटरपेलेशन का मतलब होता है। यील्डिंग ऑफ द फ्लोर व्हेन स्पीकर आस्क अ मेंबर स्पीकिंग टू स्टॉप एंड अलाउ अनदर मेंबर टू स्पीक, हेल्पिंग मेंटेनिंग ऑर्डरली डिबेट। सबको मौका मिलना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, फ्यूचर में आ सकता है टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली shall vacate his or her office if he she ceases to be a member of the assembly, ठीक है। मतलब अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर हो मेंबर, तो उसको हाथों हाथ वैकेट करना पड़ेगा अगर वो मेंबर ऑफ द असेंबली ना हो तो, ठीक है। whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his or her office immediately। तो इमीडिएटली तो नहीं करते, ये तो हमें पता है, स्पीकर वैकेट तो नहीं करते इमीडिएटली, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव शैल वैकेट हिज ऑफिस, अगर वो मेंबर ही नहीं रहे। तो मेंबरशिप होनी बहुत जरूरी है। इंडियन स्पीकर के अंदर यही तो पार्ट है, वो मेंबर है तभी वो स्पीकर है, ये बात समझ आ रही है। तो उसकी मेंबरशिप वेरी इंपॉर्टेंट है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। सो सेकंड इज रॉन्ग, सो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे भी देखो, दो में से एक सही और एक गलत, बाकी तो आप समझदार हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्लियर है? तो स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव शैल वैकेट, हाँ भाई वैकेट करेंगे क्योंकि उसकी मेंबरशिप भी उसको स्पीकर की पोस्ट मिली है। क्लियर? सो ये बात ध्यान से रखना है, समझो। द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव शैल वैकेट हिज ऑफिस इफ सीज टू बी मेंबर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 179। A member holding of speaker or deputy speaker must vacate their office if ceased to be member of assembly. This ensure the presiding officer is always elected member of the house. Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his office immediately. Article 179 states that the speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the assembly after dissolution. This provision ensure continuity and prevent a vacuum in the office after the speaker during the transition period between old and new assembly. आपको ये पता होगा, ठीक है। तो इस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। चलिए, रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ लोकसभा स्पीकर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। he or should he or she hold the office during the pleasure of the president। हाँ भाई, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि लोकसभा का स्पीकर तो मेंबर है, मेंबर है, तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तो होगा रूलिंग पार्टी से, ठीक है भाई। देखते हैं, he she need not be a member of house of at the time of his election but has to become a member of house within 6 months from the date of his election। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है भाई, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन वो मेंबर ना हो, but he has become a member of the house within 6 months from the date of his or election. If he or she intends to resign, the letter of his resignation has to be addressed to the deputy speaker। हाँ तो भाई ये आपस में रेजिग्नेशन देते हैं एक दूसरे को, तो ये तो बिल्कुल सही है। इसमें करेक्ट क्या है? थर्ड तो सही है, मतलब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब आता है 1 2 3। ऑफिसर आपका प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से है, नीड्स बी ए मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन बट हैज टू बिकम अ, ठीक है, ये भी बात सही है। सो ऑप्शन सी होगा, 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। नहीं नहीं नहीं, मैं गलती कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ लगता है मुझे। तो इसका आंसर दिया हुआ है 3 ओनली। ओके, क्या गलती की मैंने? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है, क्या कह रहा है? चलो भाई पढ़ते हैं। द लोकसभा स्पीकर इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर एंड कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास बाय, ओके, मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर। देखो मैं भी भूल गया, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर विद 14 days, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। कई बार इतने क्वेश्चन करते करते हो जाता है दिमाग, सो प्लीज मुझे माफ करना। लोकसभा स्पीकर इलेक्टेड
its member and can only be removed by resolution passed by majority. Pleasure of president नहीं है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, and he she house he need not be a member of house at the time of his election but has to become member of house within the 6 months from the date of his election. The speaker must sitting member of the Lok Sabha when elected. ये स्पीकर के लिए बिल्कुल बात सही नहीं है, ये बात समझना. ठीक है, ही और शी नॉट मेंबर, ये आपके लिए मिनिस्टर के लिए हो सकता है, बट स्पीकर के लिए बात बिल्कुल सही नहीं है. मुझे इसमें दाल में काला लग रहा था, बट फिर भी मैं फ्लो में गलत कर दिया. मैं अपनी माफी मांगता हूँ, एडमिट करता हूँ मेरी गलती है. तो ये दोनों स्टेटमेंट आगे फ्यूचर के लिए याद करना भाई. 2012 का क्वेश्चन है, रिपीट होगा. स्पीकर को उस समय मेंबर होना जरूरी है, ये बात रखना, स्पीकर बनना है तो. ठीक है, वो ऐसा 6 महीने का मौका नहीं ले सकता, ये बात याद रखना. क्लियर, इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखना है. ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट इज आंसर. सो आंसर होगा 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, आप लोगों में से किसी ने दिया हो इसका आंसर तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया. ठीक है, एंड वंस अगेन सॉरी. With reference to Speaker of Lok Sabha, consider the following statement. While any resolution for the removal of the Speaker of the Lok Sabha is under consideration, he shall not preside. जब उनका रिमूवल की बात हो रही होगी तो प्रिसाइड नहीं करेंगे. हाँ भाई, नहीं करेंगे. कैसे कर लेंगे? प्रिसाइड नहीं कर सकते, एज अ मेंबर बैठ सकते हैं. ही शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक, नहीं भाई, ये तो गलत बात है. ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है. ही शैल नॉट प्रिसाइड, ये बात सही है. ठीक है, इसको सही लिखो. और ही शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक, ये गलत है. स्पीक का राइट है उनके पास. ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस. ठीक है, तो सेकंड गलत है, तो उसी से आंसर आ रहा है ओनली वन. ठीक है, तो ये गलत है. ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, नहीं, एंटाइटल है, फर्स्ट इंस्टेंस में दे सकते हैं. ठीक है, तो आर्टिकल 96 पढ़िए. स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर नॉट प्रिसाइड वाइल द रेजोल्यूशन ऑफ हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन. ठीक है, सिटिंग हाउस ऑफ द पीपल while any resolution for removal of speaker is office under consideration. The speaker while any resolution for removal of deputy speaker for his office is under, the deputy speaker shall not, though he is present, preside. That provision, clause 2 of article 95 apply to relation with such election. ठीक है, डेप्टी स्पीकर एब्सेंट हो, द स्पीकर शैल हैव राइट टू स्पीक, स्पीक का राइट है. ठीक है, एंड एनी रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल ऑफिस अंडर कंसिडरेशन इन द ऑफिस shall not withstanding anything in article 100 be entitled to vote only in the first instance on such resolution and any other matter during the proceeding. ये बात याद रखना. ठीक है, तो कास्टिंग वोट उस समय नहीं होता क्योंकि वो एज अ मेंबर ट्रीट किए जाते हैं, ये बात याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the election of Lok Sabha and the State Assembly, the winning candidate must get at least 50% of votes polled to be declared elected. 50% ना भाई, यहाँ तो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम है भाई, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम है, ये तो गलत है. अकॉर्डिंग टू प्रोविजन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन लोकसभा, द स्पीकर पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी पार्टी एंड डेप्यूटी स्पीकर टू द ऑपोजिशन. क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है या फिर ये कन्वेंशन है? तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हो थोड़ा सोच लेना. कन्वेंशन है तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है. आंसर होगा नीदर वन नोर टू, दोनों ही गलत है. फर्स्ट पास दिस पोस्ट सिस्टम, ठीक है, और इधर है इनकरेक्ट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये तो एक कन्वेंशन है. मेजोरिटी पार्टी ये सब तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है. ठीक है, ये बात याद रखना. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा में क्वेश्चन है, 2022 का ये क्वेश्चन है. एज पर द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा, द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर shall be held on such date as speaker may fix. ठीक है भाई, रूल प्रोसीजर में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, सही बात है. डिप्टी स्पीकर का कौन डिसाइड करेंगे? स्पीकर करेंगे, बिल्कुल सही है बात. देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट दिस इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा shall be from either a principal opposition party or a ruling party. ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज अ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा shall be from either principal opposition party or ruling party. मैंडेटरी तो कुछ नहीं है भैया. The speaker, the deputy speaker has the same power as of speaker when presiding over the sitting of the house and no appeal lie against his ruling. ये तो भाई बिल्कुल बात सही है. The well established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister.
ठीक है, तो अगर यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही है और मुझे इसमें डाउट है, दो सही है मतलब 1 एंड 3 सही है, तो ये दो कट हो जाएंगे। 2 सही है कि नहीं है, 2 गलत है, मैंडेटरी नहीं है, तो 1 एंड 3 इज दी आंसर। ठीक है, 4 वैसे एलिमिनेट द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्टी स्पीकर इज दैट मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये गलत है, ये गलत है, इसमें तो पूरा पार्लियामेंट का रूल होता है। देखो इसमें क्या है, 1 एंड 3 इज द करेक्ट, यस 1 एंड 3 इज करेक्ट, 2 एंड 4 इज रॉन्ग। रूल 8 क्या कहता है कि इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर शेल बी हेल्ड ऑन सब्जेक्ट स्पीकर डिसाइड करेंगे। क्लियर है, नो मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रोसीजरल प्रोविजन है कि ये यहीं से होगा वहीं से होगा। एक कन्वेंशन फॉलो हो रहा है 11th लोकसभा से कि पोस्ट टू द मेन ओपोजिशन पार्टी, बट दिस प्रैक्टिस मतलब जो ये डिप्टी स्पीकर की है ये आपको ओपोजिशन पार्टी से जाएगी, बट ये कोई मैंडेटरी रूल नहीं है, कन्वेंशन फॉलो हो रहा है। थर्ड, द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर्स एज स्पीकर प्रिजाइडिंग ऑफ द सिटिंग, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। स्पीकर इन द रूल्स डीम टू बी रेफरेंस बाय डिप्टी स्पीकर व्हेन ही प्रिसाइड, सेम बातें हैं। Motion of election of deputy speaker is moved by the member seconded by another member of the house, not speaker and the prime minister। ये बात याद रखना, मतलब सब लोग मिलके करते हैं डिसाइड, ये कोई प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर का। the speaker only fix the date for the election, the motion is usually moved by the parliamentary affair minister and seconded by the other member from the treasury or the opposition bench। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। सो अब हम इसको फिनिश की ओर है, लास्ट क्वेश्चन है ये। The chairman and the deputy chairman of Rajya Sabha are not member of that house। अब देखो यही करता है ना वो, फ्लो में दोनों ही साथ में लेके चला जाता है। हो सकता है इनमें से एक मेंबर हो और एक मेंबर ना हो, दोनों को ही साथ में ले लिया। ठीक है, सो होता है ना कई लोग साथ में लेके मरते हैं, यूपीएससी यही करता है, दो पोस्ट देगा, दोनों को एक जैसे ही तराजू में तोलेगा। गलत है ये, भाई चेयरमैन मेंबर नहीं होता, बट डेप्यूटी चेयरमैन तो राज्यसभा का मेंबर होता है। ठीक है, ये तो नहीं होता, मान लो चेयरमैन इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये हमारे, तो ये मेंबर नहीं होते, ये तो सही है, बट ये गलत है ना, तो ये स्टेटमेंट पूरा ओवरऑल गलत है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। While the nominated member of the two house of the parliament have no voting right in the presidential election, nominated member का तो नहीं है, they have right to vote in the election of vice president। क्या कह रहा है, nominated member of two houses of the parliament, उनका वोटिंग राइट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तो नहीं है, बट उनका इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो सिर्फ राज्यसभा का रूल है, तो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ दी हाउसेस कैसे होगा, ये भी गलत है, नाइदर होगा आंसर। नहीं नहीं, गलत पढ़ लिया गया मैंने कुछ, यस दे हैव राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट while the nominated members of two houses of the parliament have no voting right in presidential election। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने इसको गलत पढ़ लिया। नॉमिनेटेड मेंबर का टू हाउस में पार्लियामेंट में कोई राइट वोटिंग राइट नहीं है, दे हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंसिस्ट ऑफ ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन however consist of all member both elected and nominated of both लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, हाँ वाइस प्रेसिडेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों, तो ये सही है, ये गलत है, सो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, नॉट नीडेड। ठीक है, आज थोड़ा सा मुझसे गलती होगी क्योंकि थोड़ा सा मेरी आज तबीयत भी सही नहीं थी, बट ठीक है कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग करते टाइम, बट ठीक है हो जाता है कई बार। सो आई होप आपको काफी मजे आएंगे एपिसोड 15 में। अगली बात करेंगे एपिसोड 16 में, पार्लियामेंट में पार्ट 2 में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, काफी टॉपिक्स है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यूपीएससी ने यहाँ से पूछे हैं। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।